आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज बात करेंगे हम लोग क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का आज बात करेंगे। ये 10th जो बोर्ड में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, इसे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और यह 10th क्लास से स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात 9th में नहीं पढ़ना है, मतलब स्टार्ट हुआ है 10th से। और अभी के बाद आप अगर जितना दिन तक मैथ पढ़ेंगे उतना दिन तक ये यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे, अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आप इसको पूरा बढ़िया से शुरू से पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और इसका उपयोग 11th 12th और पूरे मैथ के हर ब्रांच में इसका उपयोग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th में। और यह सबसे जो अच्छा बात यह है कि यह 10th में ही आया है। इसका मतलब है कि आपको इसका बेसिक अभी हम लोग देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है, ये वीडियो पहला वीडियो है, अर्थात ये बेसिक है। अभी जो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वो बेसिक पार्ट देखेंगे, बेसिक चीज को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका क्या है। यानी आज हम लोग पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। आप रेगुलर पार्ट 1 के बाद जाके पार्ट 2 देखेंगे, इस टाइप से देखेंगे प्ले लिस्ट पे जाके, तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप इसको आराम से देखिए और एकदम विश्वास के साथ देखिए, पूरा समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक से एक क्वेश्चन भी कराएंगे, एक से एक कंसेप्ट भी देंगे, सारा कुछ चलेगा। पहले स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक पार्ट 1 है, यहाँ एकदम जीरो लेवल के बात स्टार्ट करेंगे, जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसका आप हम बता रहे हैं, सुनिए गौर से कि क्या होता है, इसका क्या यूज है, सब कुछ बता दें। देखिए, त्रिकोणमिति का मैथ में भी यूज है, मैथ तो है, ये है, साथ में इसका दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा, जो आप आम लाइफ और सिंपल जिंदगी में भी समझ सकते हैं इसका क्या यूज है। जैसे देखेंगे आप कि कभी भी अगर आपको किसी चीज का ऊंचाई ज्ञात करना हो, जहां तक कि आप पहुंच नहीं सकते हैं, केवल देख रहे हैं यहां से, तो आप अगर ये पता कर लीजिए कि वो अगर पेड़ है या कोई भी चीज है, तो यहां से कितना दूर, उधर का दूरी, पेड़ जो है यहां से कितना दूर पर है, अगर ये पता हो, और जो आप देख रहे हैं वो कितना डिग्री पर देख रहे हैं, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके पास दो चीज पता है तो तीसरा चीज पता होगा। इसी चैप्टर के आगे पढ़ना है हाइट ऑफ डिस्टेंस में, तो उस समय भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिए हैं कि इसका काफी यूज है, ठीक है, रियल लाइफ में भी। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना, सबसे पहले आपके मन में आएगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, इसका नाम में ही छुपा हुआ है, लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्री, आप यहां देखिए, ट्री, ट्री से बना थ्री, ट्री से बना थ्री, और गोनो से होता है गोनिया। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, और गोनिया का मतलब होता है एंगल। क्या मतलब होता है? एंगल। और आप यहां देख रहे हैं थ्री एंगल मेजरमेंट, यानी इसका एक, अगर हम त्रिकोणमिति को तोड़ेंगे, त्रिकोणमिति को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। आप इसको समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो थ्री गोनिया, गोनिया मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, मेजरमेंट मतलब माप, अर्थात तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसके अनुसार। और आप जानते हैं कि तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए गौर से, थ्री, थ्री मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, मेजरमेंट मतलब माप ना। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये इसका नाम को तोड़े तो आया। अब बात आए कि तीन कोण होने के लिए बताइए क्या चाहिए आपको? एक त्रिभुज चाहिए कि नहीं चाहिए? एक त्रिभुज चाहिए, क्योंकि तीन कोण तो त्रिभुज में ही मिलता है। तीन कोण तब ये बनेगा जब तीन को भुजा होगा, तो एक त्रिभुज में तीन भुजा भी होता है और उसमें तीन कोण भी होता है। अर्थात सीधा सीधा कहा जाए तो त्रिभुज के मापने का भी जो बात होने वाला है वो त्रिकोणमिति में होने वाला है, मतलब त्रिभुज का माप, ठीक है, त्रिभुज का माप। अर्थात आप तीन कोणों के माप इसको बोल सकते हैं कि त्रिभुज के माप, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है हम लोग को? त्रिभुज के माप, त्रिभुज के माप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
चलिए अब ये बात आया तो तीन कोनों के माप के बारे में पढ़ना है। तो आप बोलेंगे सर हम लोग 10th से पहले भी तो त्रिभुज पढ़े हैं, इसमें कौन त्रिभुज का जो हम लोग परिमाप निकाले हैं ना, तो वहां भी तो पढ़े हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर त्रिभुज है, अभी हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा समकोणीय त्रिभुज पर चर्चा होगा इसमें। देखिए अगर इसका माप का बात रहा तो केवल माप तो आप 10th से पहले भी पढ़े हैं, जो जिसको आप परिमाप निकालते हैं तीनों भुजा को जोड़ के। लेकिन त्रिकोणमिति में आखिर कैसा क्या आ गया जिसको 10th में पढ़ना जरूरत हो गया? देखिए त्रिकोणमिति में आया कि इसमें भुजा का माप पढ़ना है, साथ में किसके संबंध से? थीटा के, मतलब कोण के संबंध भुजा के साथ। कोण का संबंध भुजा के साथ एक बार जो आएगा वही तब जाके आपको त्रिकोणमिति का क्या हुआ? यूज हुआ। त्रिकोणमिति को समझना पड़ा। मतलब केवल भुजा मापना तो आप पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन भुजा के साथ कोण का संबंध, कोण के साथ भुजा का संबंध, इस सब के बारे में जानने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ा। तो यहां पे एक बात समझ में आया कि अच्छा त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ना पड़ा कि भुजा के साथ कोण को भी मापेंगे। क्या भुजा के साथ कोण को भी मापेंगे तब जाके ये होगा। चलिए यहां तक तो ये बेसिक बात था। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है, अर्थात त्रिभुज के माप, ये भी आप समझ गए। अब बात आया कि सर कैसा त्रिभुज को आप मापेंगे, ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं और कैसे मापेंगे, क्या होगा, सारा बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखेंगे आप ध्यान से कि ये तो डिफिनेशन था, इसको साफ करते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि आपको हम त्रिभुज का चर्चा करते हैं। इस पे देखिएगा, आप जान गए कि तीन कोण के बनने के लिए त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज में हम अभी कौन त्रिभुज लेंगे जानते हैं? समकोण त्रिभुज। देखिए यहां जो भी बात होगा ना वो न्यून कोण पर बात होगा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 10th में आपको इतना ही पढ़ना है, न्यून कोण से पहले मतलब 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। अगर न्यून कोण के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 10th में 90 डिग्री तक ही पढ़ना है आपको मेजरमेंट, ठीक है। चलिए अब बात है कि सर जब आप एंगल को मापते हैं, कोण को मापते हैं, तो मापने का, मेजर करने का दो तरीका हो सकता है। देखिएगा एंगल को मापने का तरीका बता रहा है आपको, सुनिएगा गौर से। आप यदि एंगल को मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का माप, तो कोणों का माप जो है ना आप दो तरह से कर सकते हैं, गौर से देखेंगे। कोणों का माप कै तरह से कर सकते हैं? दो तरह से, देखिएगा गौर से। अगर आप कोण को इस टाइप से भी माप सकते हैं, इसी कोण को आप इस टाइप से, मतलब इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। अब हो क्या रहा है, कौन डायरेक्शन में मापेंगे? देखिए मापने के लिए आप कोई भी डायरेक्शन में मापेंगे, लेकिन होता क्या है देखिए तो आप गौर से, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी के दिशा है कि घड़ी के विपरीत दिशा? तो आप बोलेंगे सर ये घड़ी के विपरीत दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की दिशा में है, घड़ी की दिशा में है, मतलब ये क्लॉकवाइज है। तो कहा जाता है कि जब आप क्लॉकवाइज मापेंगे, जब घड़ी की दिशा में जब कोण को मापेंगे, तो वो आपका निगेटिव में मापाएगा, अर्थात कैसा मापाएगा? निगेटिव में। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एंगल को मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो किस में मेजर होगा? पॉजिटिव में। बस इतना ही का, मान दोनों का बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये प्लस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मतलब हम लोग जो कोण को मेजर करेंगे, सीधा बात, तो वो कैसे मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हम लोग मापेंगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज मापा, ठीक है। जो भी मापेंगे एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज माप देते हैं तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए यहां तो ठीक हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में समझे। अच्छा देखिए, दुनिया में कोई भी चीज को मापने के लिए ना आपका एक यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट, इकाई, यूनिट, इकाई। अब आप एक देखेंगे, जैसे आप समझेंगे चीजों को समझिएगा, जैसे कि दूरी को मापना है तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब आता है ना, उसी प्रकार से एंगल को मापने के लिए भी आता है। वो क्या आता है देखेंगे आपको, जो है यहां 10th का बात कर रहे हैं, तो 10th में मुख्य रूप से ना एक ही का यूज होगा, जिसका नाम है डिग्री। क्या नाम है? डिग्री। क्या नाम है? डिग्री। अब डिग्री का ही सिंबल होता है, समझेंगे आराम से, डिग्री। अब देखिए तो
डिग्री। और जो है इसका रेडियन में भी मापा जाता है, जो हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है लेकिन बता देते हैं। रेडियन मतलब क्या, मतलब आप समझेंगे, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, तो त्रिभुज के माप मतलब कोनों का माप। अभी आपको क्या बोले कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मापने का 2 डायरेक्शन बताएं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज मापेंगे निगेटिव होगा, याद रहेगा। चलिए अब बात है थोड़ा सा यूनिट पर कि यूनिट क्या होता है भाई, हर चीज का मापने का यूनिट होता है। तो कोण के मापने का यूनिट क्या हुआ, डिग्री, और रेडियन, रेडियन को सी से सूचित करते हैं, ठीक है, सी से। अब बात आया कि सर 10th में मुख्य रूप से आपका डिग्री ही चलेगा, 11th में जाएंगे तो रेडियन चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा है। तो डिग्री रेडियन समझ गया, ये क्या होता है, तो कोण के मापने का इकाई है। जैसे कि बोलेगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, डिग्री का सिंबल हुआ 30 डिग्री, तो ये सब डिग्री हुआ। रेडियन में कहेगा तो ऊपर सी लग जाएगा, डिग्री के ऊपर रेडियन। यहां पे अभी तक 2 ही बात हुआ है कि 3 कोनों के माप मतलब त्रिभुज के माप, और मापने का बात चला कि आप 2 तरीका से माप सकते हैं कि प्लस में और माइनस में, कब प्लस कब माइनस, और उसका यूनिट क्या होता है, यहां तक बात हो चुका है। अब बात है कि सर त्रिभुज के बारे में बताइए कि उसमें क्या मापना है, कैसे मापना है, वो सब कुछ बताएंगे, अभी बेसिक चल रहा है। तो चलिए इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं आगे। अब आप बात समझेंगे, हम लोग ने त्रिकोणमिति में थोड़ा सा जाने कि कोण के मापना है, त्रिभुज को मापना है। मापने का 2 तरीका है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। उसके बाद यूनिट का देख लिए, डिग्री रेडियन, और भी होता है, ग्रेड भी होता है, वो सब कुछ 11th में पढ़ना है। 10th में बस डिग्री तक, थोड़ा सा रेडियन होता तो ग्रेड भी है, तो वो लोग हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या पढ़े, तो अब ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिकोणमिति में 10th का जो सबसे पहला टॉपिक ही स्टार्ट होता है ट्रेंगल से, त्रिभुज से। और त्रिभुज में भी कैसा त्रिभुज, तो वो समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रेंगल। आप गौर करेंगे यहां पे जो हम आपको लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रेंगल, इस पर विशेष बल देंगे, इसी को पढ़ना है 10th में मुख्य रूप से। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक है राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज। और आप में से सभी लोग को पता होगा कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है। समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक एंगल, एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो ऐसा त्रिभुज आपको हम अभी बना के दिखाते हैं, समझेंगे आप। देखिए तो ए बी सी, ये एक ट्रेंगल हम बनाए, और आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि ये कैसा ट्रेंगल है। तो सर इसका ना एक कोण 90 डिग्री है, और जैसे ही एक कोण 90 डिग्री हुआ तो राइट एंगल ट्रेंगल, जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, कौन त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बारे में कुछ बताना है, आप आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज है, आप भी देख लीजिए। चलिए इसमें 3 भुजा है और 3 कोण है, और तीनों कोण को मिला के कितना होगा, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये पहले से आप जानते हैं, ठीक है। अगर ये 90 है, थोड़ा तरीके मान लीजिए 90, और हमको पता नहीं है कि कोण कितना है, तो हम अपना मन से कुछ मान लेते हैं, ठीक है, अभी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। अगर इसको हम x डिग्री मान लिए, क्योंकि कोण का यूनिट डिग्री है, बोल सकते हैं 90 डिग्री कितना डिग्री, x डिग्री। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ भाई साहब ये कितना होगा, आप क्या बोलेंगे, ये अकेला 90 है, तभी दोनों मिलाकर तो 90 से छोटे ना होगा, तब ना 180 होगा। जैसे ये 90 हो गया, तभी दोनों मिलके 90 होगा, तब ना 180 होगा। मतलब ये जब भी होगा तो 90 से छोटा, ये हो छोटा। तभी 90 है, ये 90 है तो ये 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम x माने हैं तो कितना होगा, तो भाई दोनों मिला के 90 होता है ना, इसी अकेला 90, तो दोनों मिला के कितना 90, तब ना 180। तो अगर ये अकेला 90 तो ये दोनों मिला के 90, जिसमें से ले लिया x, तो ये बचेगा कितना, 90 माइनस x। बोले कोई डाउट है क्या, इससे अभी हमको मतलब नहीं, बस समझाएं कि अगर ये अकेला 90 डिग्री था तो आपको तो इतना पता है कि 180 होता है, तो ये दोनों के मिला के कितना, ये 90 अकेला ले लिया तो 90 ना बचा 180 में से, तो 90 बचा, जिसमें से x ले लिया तो 90 माइनस x हो गया, तीनों कोण पता चल गया। अब देखिए, अब आप देखिए कि कोण तो पता चल गया, ये तो सिंपल था। अब आपको ना हम इसके भुजा के बारे में बताते हैं, क्या होता है इसके भुजा में। 3 नाम है, 3 चीजें बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, समझिए। देखिए त्रिभुज में ना, समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, कौन कौन होता है समझेंगे। एक होता है आधार,
जिसको बेस आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बेस। कोई डाउट? अब कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, सब कुछ बताएंगे, आप केवल समझिए। एक हो गया आधार, अभी हम केवल लिख रहे हैं भाई साहब। और एक होता है लंब, क्या होता है? लंब, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और एक होता है जिसका नाम होता है कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनियस कर्ण। एक हुआ परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, कर्ण, आधार, लंब, कर्ण। त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 नाम आएगा आपको। अब आपको समझना क्या है कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन बदलता है। तो देखिए आपको हम बात करते हैं, ये 3 नाम हो गया। अब इधर आइए, आपको मैं बोलूं, सबसे पहले आपको बोलूं कि पहला लाइन को आप गौर करेंगे कि 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहलाते हैं जानते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा आपको कर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कर्ण, जिसको आप हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण। और इसको एच से शुरू हुआ इसलिए इसको एच से डिनोट करते हैं, किससे? एच से। चलिए, तो अब आप बोलेंगे कि सर 3 गो भुजा में से तो वो फिक्स हो गया कि जो 90 डिग्री से बड़ा रहे, सॉरी, जो 90 डिग्री के सामने रहेगा उसको कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, हाइपोटेनियस एच कहलाएगा। तो बचा 2 बात, एगो लंब और आधार, समझाएंगे, पूरा समझेंगे आप आराम से। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे। और एक बात और इसमें जोड़ लेंगे, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन है भाई समकोण त्रिभुज में? तो वो कर्ण ही है, मतलब एच ही है। 2 बात बोले, गौर से आप समझेंगे। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को भी आप कर्ण बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। और सबसे बड़ी भुजा का बात आएगा समकोण त्रिभुज में, तो वो कौन होगा? कर्ण होगा। ये 2 बात आपको याद रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और जो सबसे बड़ी भुजा वो भी कर्ण, ठीक है। सबसे बड़ा भी रहेगा, 90 डिग्री के सामने भी रहेगा। अब बात बचा 2 गो, अब बात बचा एक लंब का पहचानने का बात आया, जिसको आप परपेंडिकुलर P बोल सकते हैं, और एक बात आया आधार का, जिसको आप बेस B बोल सकते हैं, छोटका b से डिनोट कर सकते हैं। ये 2 बात आया, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों ना आपस में बदलते रहता है, ये दोनों आपस में बदलते रहता है, ये दोनों आपस में बदलते रहता है। हम क्या बोले कि लंब और आधार आपस में इंटरचेंज करते रहता है, बदलते रहता है। बच्चा ये फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। लेकिन बदलने वाला भुजा वो कौन है? तो वो लंब और आधार है। तो अगर ये 2 चीज है, ये दोनों आपस में बदलता है, मैं अगर ये बोल दूं कि किसी एक को पहचानने का नियम मिल जाए तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर हम लंब पहचानने जान गए तो कर्ण तो फिक्स है, पहचान लेंगे, ठीक है। अब 2 गो बच्चल है, और 2 गो में से एक और अगर हम पहचान लिए कि लंब फलना है, तो जो बच्चल रहेगा से क्या रहेगा? आधार। मतलब एक चीज को और पहचानना है। तो अब लंब के बारे में बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। कर्ण फिक्स हो गया, सबसे बड़ी भुजा हो गया, 90 डिग्री के सामने हो गया। लंब और आधार P और B आपस में बदलते रहता है। बच्चा कैसे जानेगा कि कौन कौन P है, कौन B है? समझाते हैं, आप यहां पर ध्यान से सुनेंगे, यहां पे पूरा ध्यान लगा के सुनेंगे। 90 डिग्री के बाद अब आप बात करते हैं जिस कोण से निकालना है, क्या बोले? जिस कोण से क्या लिखे? जिस कोण से, इस लाइन को समझिए, जिस कोण से, अर्थात त्रिभुज में ना वो आपको बोलेगा कोण ए से कि कोण बी से कि कोण सी से कि थीटा से कि गामा से कि अल्फा से, कुछ भी बोलेगा, लेकिन बोलेगा जिस कोण से कहेगा ना, जिस कोण से, यहां आप ध्यान से सुनेंगे, जिस कोण से कहे, जो भी कोण से कहेगा, जिस कोण से कहेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। लंब कहलाता है। मतलब क्या
कि जिस कोण से आपको कहेगा ना उसी कोण को आप पकड़िए, ओकरा सामने रखिएगा, ओकरा सामने जो भी भुजा होगा वो कौन भुजा होगा, तो लंब भुजा होगा। मतलब जिस कोण से आपको निकालने की बात करेगा वो कोण कौन रहेगा, उसके सामने वाला भुजा कौन रहेगा, लंब। लंब को क्या बोलते हैं, पी, परपेंडिकुलर। तो अब क्लियर है, एक समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 को भुजा होता है, एक आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दूसरी बात आया लंब और आधार में, तो आपको बोले कि कोई भी त्रिभुज देगा तो आपको बोलेगा कोण ए से, चाहे कोण बी से, चाहे कोई सी से, कुछ भी बोल सकता है। तो जिस कोण से बोलेगा ना, जिस कोण से, उसी कोण के सामने वाला भुजा को आप लंब समझेंगे, परपेंडिकुलर समझेंगे, पी समझेंगे। आज जब लंब और कर्ण आपको मिल गया तो जो बच्चन रहेगा से क्या रहेगा, आधार रहेगा। अर्थात अब हम बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज में हम लोग लंब, आधार और कर्ण पहचान सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि लंब, आधार और कर्ण पहचान ले, और इस पर क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए यहां तक आप नोट करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं अब तुरंत। आइए इससे आगे देखते हैं। ठीक है, अभी आपने कर्ण, लंब और आधार के बारे में देखा, अब आपको हम एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, 2 एग्जाम्पल देंगे, आप आराम से समझेंगे। एग्जाम्पल 1 देखिएगा तो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें कोण ए के लिए बताइएगा, कोण एंगल ए के लिए, किसके लिए, एंगल ए के लिए नहीं, सॉरी, इसमें एंगल सी के लिए देते हैं। क्वेश्चन है, सुनिएगा आराम से, आपको इसमें बताना है कि P कौन होगा, B कौन होगा, H कौन होगा, और बोलिएगा किसके लिए, तो हम बोले एंगल C के लिए। किसके लिए, एंगल C के लिए। आपको सिंपल शॉर्ट में समझा रहे हैं, एंगल C के लिए आपको बताना है PBH का कौन है, PBH मतलब एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें कोण C के लिए आपको बताना है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। ठीक है, बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बताना है। चलिए, अगर कोण C का बात किया है तो कोण C कहां है, यहां। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब एच, एच याद रखेंगे। तो एच का वैल्यू अगर पूछा तो एच तो बड़ा आसान है, देखिए 90 डिग्री कहां है, आप जानते हैं ना, पूरा सीधा जो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, आप बोलेंगे सर ये है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, तो ये इसका नाम क्या है, एसी, एसी भुजा है। तो एसी क्या हो गया, कर्ण। 90 डिग्री के सामने कौन हो गया, एसी, एसी क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण मतलब एच, तो एच कितना हो गया, एसी। तो हम लोग कर्ण का मान बता दिए कि एसी है। चलिए, दूसरा बोला बी, बी मतलब होता है बेस, बेस मतलब आधार। तो आधार निकालने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए तो छोड़ देते हैं, लेकिन पी निकालने का तो तरीका है ना, लंब। लंब निकालने का यह तरीका है कि आपको जिस कोण से बोलेगा ना उसी कोण के सामने, तो देखिए कौन कौन से बोला है, तो बोलेंगे सर कोण सी के बारे में बोला है ना, कोण सी के लिए। तो कोण सी के सामने कौन है, देखिए तो कोण सी के सामने कौन है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला भुजा है, मतलब ए बी भुजा है। तो ए बी भुजा कोण सी के लिए भी तुरंत लिखाए थे, जिस कोण से कहेगा उसी कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। मतलब लंब पता चल गया, लंब कौन हो गया, ई वाला भुजा, ई वाला का नाम ए बी, मतलब लंब पता चल गया ए बी, लंब के मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी, तो पी पता चल गया कौन, ए बी। अब आप ही बताएंगे, जब आप ए बी को लंब बोल दिए, एसी को कर्ण बोल दिए, तो बीसी बचल क्या होगा, आधारे ना होगा, बेसे ना होगा, तो बीसी क्या हो गया, आधार हो गया। तो आपने यहां देखा लंब, आधार और कर्ण, ये सिंपल एकदम बेसिक से स्टार्टिंग के ट्री को। ठीक है, ये पार्ट 1 है, तो यहां आपको एकदम छोटा छोटा चीज बताएंगे, फिर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 से मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे गौर से, देखिए तो दूसरा एग्जाम्पल, एबीसी। अगर मैं बोलूं कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हमको बताइए पी का वैल्यू, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू। पीबीएच का मतलब समझते हैं कि लिख दें, एक बार लिख देते हैं, मिला लेंगे आप। पी के मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी के मतलब आधार,
बेस, एच के मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बार बार ये नहीं लिखेंगे। चलिए अब कोण ए के लिए बात है। किसके लिए बात आया? कोण ए के लिए, समझेंगे आराम से। सबसे पहले बताइए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पहचानना काफी आसान होता है, क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा भी होता है और साथ में 90 डिग्री के सामने होता है, और जब तक 90 डिग्री नहीं होगा समकोण बनेगा नहीं। मतलब एक समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री पक्का होगा और उसके सामने वाला भुजा कौन होगा? कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री कौन है? बी। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? AC। इसका मतलब AC क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण H का मान निकल गया तुरंत, AC H का मान निकल गया। चलिए अब बचा लंब और आधार। तो आधार का तो पता नहीं, लेकिन लंब का पता है कि कोण के सामने वाला भुजा। किस कोण के लिए बोला है? कोण ए के लिए। कोण ए के लिए देखिए, तो कोण ए के लिए, कोण ए के सामने कौन भुजा है? ये वाला। कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, अर्थात BC क्या हो गया? लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब P, तो BC हो गया P। अच्छा अब बच्चल कौन है? ये दोनों हो ही गया, तो बच्चल है मतलब AB। अब आप देखिए, देखेंगे जब दोनों त्रिभुज में ना, दोनों सेम त्रिभुज था, ये कोण C के लिए था और ये कोण A के लिए था। तो देखिए कर्ण तो फिक्स है ना, देखिए तो यहां भी देखिए गौर से, इसका भी कर्ण AC, इसका भी कर्ण AC और इसका भी कर्ण AC। दोनों त्रिभुज में कोई भी कोण से पूछा तो कर्ण तो सेम आया, क्योंकि कर्ण सेम होगा, कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। बदल कौन गया? तो P और B। देखिए यहां जो P में है से B में चला गया, और जो B में है से P में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कौन किस कोण के हिसाब से आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से लंब और आधार आपस में बदलते रहता है। अर्थात अभी हम लोगों ने सीखा लंब और आधार को कैसे बदलता है, कैसे पहचानेंगे। यहां तक टॉपिक क्या है? क्लियर है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज लंब आधार कर्ण को पहचानना आपने सीखा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, साफ करते हैं। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज में क्या है और देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, देखेंगे गौर से। ABC। आप इसमें देखिए कोण भी 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ना एक रिलेशन है, ठीक है। अब वो रिलेशन पाइथागोरस दिए। पाइथागोरस साहब एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन दिए, और उसी रिलेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनता है। आपको याद रखना है, और 10th में पाइथागोरस थ्योरम आता भी है और प्रूफ भी करना है जियोमेट्री में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आप सुनेंगे, देखेंगे इधर ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या मतलब, सुनेंगे आप आराम से। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक रिलेशन बताया, एक संबंध बताया, और उसी संबंध को बोल दिया गया क्या? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कुछ नहीं है, बस एक आदमी जैसे कि हम आदमी अगर हम कोई कंसेप्ट दिए तो मेरे नाम से बुला दिया जाएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम है मतलब पाइथागोरस साहब ने कुछ दिए, तो क्या दिए? तो एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच रिलेशन दिए। वो रिलेशन क्या है, उसी को पढ़ना है, उसी को याद करना है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अर्थात पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं वो सुनेंगे आप। पाइथागोरस साहब का कहना था कि एक समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होता है, एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन होता है? तो कर्ण होता है। तो एक समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग, फिर से एक बार समझेंगे, फिर आपको हम लिख के बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि एक समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, जो बड़ा वाला साइड का जो स्क्वायर होता है वो अकेला बराबर होता है दोनों साइड के स्क्वायर के। फिर से सुनेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा साइड का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात पाइथागोरस साहब बोले, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप ही बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो बोलेंगे सर कर्ण ही तो होता है। इसका मतलब कर्ण
आराम से समझेंगे, कर्ण का वर्ग तो कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस साहब ने बोले बड़ी भुजा का वर्ग, तो लिख दिए बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर। जो होता है छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो जब कर्ण हो गया तो यहां बचल कथी रहेगा, लंबे और आधार में, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के अकेला बराबर होता है कर्ण। यही पाइथागोरस साहब ने बोला। इन्होंने बोला कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा के मतलब कर्ण, तो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य छोटी भुजा कौन है, तो वो लंब आधार, तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। आप कर्ण के स्क्वायर को बोल सकते हैं कर्ण के मतलब एच, तो एच का स्क्वायर बराबर लंब मतलब पी का स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। यही एक रिलेशन है जो आपको फॉर्मूला में बदलेगा और आपको याद रखना है। अभी हम याद भी करा देंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब आप ही जानते हैं, ध्यान से देखेंगे, पहला फॉर्मूला ये यूज होगा अभी पूरा, इसलिए ध्यान से समझेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर बराबर के इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। आप जानते हैं ना, स्क्वायर जब लेफ्ट से राइट आता है तो रूट बन जाता है, तो चलिए ई स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ एच अकेला बचेगा और एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। और आपके लिए 10th के बच्चे के लिए एक फॉर्मूला हो गया, ठीक। दूसरा बात, जब आपको हम अगर ये बोले कि पी को यहां छोड़िए तब बी आके घर जाएगा, तब पी को यहां छोड़ दीजिए, तब पी के यहां छोड़ देते हैं पी स्क्वायर, तो बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ना, बराबर के इधर आता है तो माइनस में, बराबर को उधर प्लस में, ये सब जानते हैं ना। बस हमने क्या बोला, पी स्क्वायर को छोड़ दिया तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो कथी चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ा दिए, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमको पता है। अब आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, याद नहीं होगा गलती होगा, सब कुछ सही कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम याद करेंगे तो गलती बोलेंगे, लेकिन अब हम जब बोल के समझा देंगे उसके बाद आप गलती नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, आपको हम बोले कि एच पी बी, तीन गो भुजा है तो तीन गो है, तीन भुजा है, एक एच पी बी, एच मतलब कर्ण लंब आधार, तीन भुजा है, तीनों का फॉर्मूला है। आराम से समझेंगे फॉर्मूला क्या है। देखिए समझना क्या है कि एच मतलब होता है कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, पता है कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। तो जैसे ही आपसे एच पूछेंगे तो रूट अंडर बोलना है, स्क्वायर अगर इन्हें नहीं बोल रहे हैं तो आपको रूट उधर बोलना है। एच पूछेंगे तो क्या बोलिएगा आप, रूट अंडर। और एच मतलब होता है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा अगर है तो वो दोनों को मिला के आएगा तब ना इसकी बराबरी कर पाएगा, बराबर है मतलब ये बड़का है, एच तो बड़ा है, तो छोटका जब आएगा तो मिल के आएगा तब ना बराबरी कर पाएगा एच का। तो देखेंगे अब एच तो होता है सबसे बड़ा, तो एच बराबर, तो आप बोलेंगे रूट अंडर। और जब एच पूछ दिया है तब बचल कथी होगा, एगो पी है एगो बी, तो एच बराबर बचल कौन है, पी और बी, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। याद हुआ या नहीं हुआ, फिर से सुनेंगे। तीन को साइडे है, एगो पी बी एच, तो अगर एच पूछेंगे तो उन्हें क्या आएगा, पी भी आएगा। अगर पी पूछेंगे तो उन्हें कथी आएगा, बी और एच आएगा। अगर कहीं बी पूछे तो उन्हें पी और एच आएगा, जो पूछेंगे ओकरा छोड़ के दोनों उधर आ जाएगा। चलिए ये ठीक है। अगर एच पूछे तो उन्हें कथी आएगा, पी और बी, और एच सबसे बड़ा होता है इसलिए जो भी मिलेगा इसको एक साथ मिलेगा, जुट के आएगा सामना करने के लिए, ठीक। बड़ा को अगर सामना करना है तो मिल के जाना पड़ेगा, मतलब एच है बड़ी कर्ण, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया हो। दूसरा, आपसे पी पूछेगा तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं, एकदम आराम से सुनेंगे। जब घटता है तब बड़ा चीज में से छोटा चीज घटता है ना, कोई भी चीज घटता है तो बड़ा में से छोटा घटता है। तो अगर आपसे वो पूछा पी, तो पी पूछे चाहे बी पूछे तो एच तो उधर रहबे ना करेगा, तो हमेशा एच बड़ा होता है, जो आप जानते हैं एच बड़ा होता है। तो जब पी पूछा है तो रूट अंडर तो बोलना ही है, पी पूछा है तो रूट अंडर तो बोलना ही है, क्योंकि स्क्वायर नहीं बोला, तो पी बराबर रूट अंडर। अगर पी पूछा तो बड़का उन्ने है तो बड़का में से घट के बोलेंगे, मतलब पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी पूछा है तो बी ना आएगा। चलिए, अब बी पूछेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए तीन बात हुआ, आराम से समझेंगे। पी वी एच, एच को पहले याद कर लेंगे, एच पूछेगा तो उन्हें क्या बचेगा, पी और बी, तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्योंकि एच बड़ा है, बड़ा को मिलेगा जोड़ के, इसलिए प्लस।
और बाकी बात दोनों में ना आप एच स्क्वायर में से घटाइएगा, एच में से घटाइएगा, एच में से। अगर पी पूछेगा तो बी को घटाइए, और बी पूछेगा तो पी को घटाइए। अब देखिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर हो गया। अगर पी पूछा तो रूट अंडर एच में से घटाना है, बोले ना एच में से घटाना है, तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी पूछा है तो बी स्क्वायर, और कहीं बी पूछता तो पी स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप अगर सुने होंगे ध्यान से समझे होंगे तो अभी के अभी याद हो गया होगा। तो इसका यूज है हम जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका यूज आएगा। अभी केवल टॉपिक को बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने केवल यह बताया कि एक त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तीन कोणों के माप को, अर्थात एक त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति बोल सकते हैं। एक त्रिभुज में तीन को कोण और तीन को भुजा होता है, तीन कोण और तीन भुजा होता है, इसलिए तो ट्री को पढ़ना पड़ा। तो एक त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा, तो उसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो भाई एक चीज तो नया हुआ ना आपके लिए कि कोण का भुजा के साथ रिलेशन, इसलिए तो आया ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन बात है कि त्रिकोणमिति का जो मेन जो होता है वो अब आने वाला है, जिसका नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बच्चा देख के डर जाता है, डरना नहीं है, पूरा बेसिक से बताएंगे कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का फुल नाम क्या है और साइन का मतलब क्या है, सब कुछ बताएंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आइए तो देखते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजा है तो भुजाओं के साथ ना संबंध बताना है, भुजाओं के साथ। समझिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। देखिए एक त्रिभुज है, इधर बताए हैं, एक त्रिभुज है ना। अच्छा इसमें तीन भुजा है और हम बोलते हैं भुजाओं के साथ हमको संबंध बताना है। संबंध मतलब दोनों का साथ अनुपात बताना, और अनुपात मतलब बट्टा बताना, रेशियो बताना है। सब कुछ एक होता है। देखिएगा कहने का यह मतलब होने जा रहा है कि अगर इस कोण के बारे में बात करेंगे, कोण सी के बारे में, तो कोण सी को बनाने में किसका किसका योगदान है, तो बोलेंगे सर एसी भुजा का और बीसी भुजा का। मतलब कोण सी बना, इसमें किसका किसका योगदान है, किसके वजह से बना कोण सी, तो कोण सी बना सर एसी भुजा और बीसी भुजा। अर्थात दो भुजा के मिलने से तो ही कोण बनता है ना। एक भुजा पर आप समझेंगे इस चीज को, ये दो भुजा मिला ना, ये दो भुजा, तो यहाँ पे कोण बना। तो ये कोण का बनने का कारण कौन हुआ, दो भुजा हुआ। इस कोण का तीनों का, बात समझ रहे हैं। तो कोण के भुजा के साथ संबंध ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात भुजा के साथ संबंध ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी को अभी समझना है बढ़िया से। देखिए त्रिकोणमिति में ना त्रिभुज में तीन भुजा होता है, और तीनों के साथ अगर संबंध निकालेंगे तो कै होगा, देखिएगा गौर से। जैसे कि एक आधार है, एक लंब है ना। तो आधार के लंब के साथ कुछ रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर आधार के कर्ण के साथ, फिर कर्ण को लंब के साथ, फिर लंब को आधार के साथ, फिर लंब को कर्ण के साथ। मतलब एक भुजा दो को संबंध बताएगा, और तीन को भुजे है तो कै गो संबंध बनेगा, तो बोलेंगे 3 दूना 6 संबंध। मतलब क्या, काम के बात आ गया। मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं कि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 6 को बोलेंगे, पूरे 10th से लेके अब पूरे MSc PG जहां भी जाइएगा, मैथ जब तक पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 को आएगा। इसका आइडेंटिड, इसका रेशियो बोलिए, जो बोलिए, त्रियो का रेशियो 6 को ही आएगा। मतलब क्या, जो भुजाओं के साथ संबंध है वो 6 है। तो ऐसा नहीं कि 10th में 6 है, 6 अब भी है तो 6 रहेगा सब दिन तक ट्रिगो में, ठीक है। मतलब अब बात है कि अच्छा ये 6 रेशियो मतलब 6 को संबंध हुआ भुजाओं के साथ भुजा का, और ये 6 संबंध का ना ट्रिगो में एक अपना मन से नाम दिया गया। जिस प्रकार शॉर्ट का नाम शॉर्ट होता है, मार्कर का नाम मार्कर है, तो ये किसी ने रखा है। बात को समझ रहे हैं, किसी ने रखा है। जिसको मार्कर बोलना है तो मार्कर बोलते हैं। अगर एक कोई बोले रहा था कि नहीं इसको गोल्ड बोलना है तो इसको गोल्ड बोलते, और गोल्ड को मार्कर बोलते। मतलब कुछ नामाकरण दे दिया जाता है जिसको लोग बोलता है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, मार्कर को मार्कर बोला गया तब ना हम लोग आज मार्कर बोलते हैं, बस सिंपल। उसी प्रकार से ये 6 को जो रेशियो बना भुजाओं के साथ, ये 6 का अपना अपना नाम होता है, और वो नाम को हम लोग याद करते हैं, और उसी के अनुसार सब दिन आपको चलना है। 10th से लेके पूरे जीवन तक मैथ पढ़ेंगे, उसी का यूज होगा, उसी का नाम होगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। अब बात आया कि लंब, इसमें 3 को भुजा है, लंब आधार कर्ण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लंब को कर्ण के साथ संबंध बताते हैं। लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ। तो लंब और कर्ण के साथ अगर कोई संबंध बता दिया
लंब और कर्ण के साथ संबंध बता दिया, जो अनुपात बता दिया, उसका एक नया नाम दे दिया गया कि इसका नाम आज से जान लो कि साइन। क्या नाम हुआ? साइन। ट्रिगो में ना 3 चीज एकदम गौर से समझेंगे बढ़िया से। पहले फुल नाम लिखते हैं, फिर शॉर्ट नाम। एक देखिएगा लिखते हैं साइन, साइन। दूसरा शब्द वर्ड आने वाला है कोसाइन, और तीसरा आने वाला है वर्ड टेंजेंट। आराम से समझेंगे। ये 3 नाम आएगा आपको ट्रिगो में, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। नाम सुन के डरना नहीं, आराम से सुनना है। साइन कोसाइन ये वर्ड है, जैसे आप वर्ड याद करते हैं ना 1 2 3 4, उसी प्रकार समझिए कि साइन कोसाइन टेंजेंट एक वर्ड है। ठीक है। साइन का मतलब जया, को जया, टेंजेंट मतलब स्पर्श, उससे हमको मतलब नहीं। मतलब क्या समझिएगा, साइन का एक अपना मैथ में मीनिंग हो गया, मैथ में एक अपना मीनिंग हो गया। साइन का पूरा नाम ऐसी साइन कोसाइन टेंजेंट, लेकिन लोग बोला कि इतना को नाम नहीं बोलो, शॉर्ट नाम इसका यूज हुआ साइन। क्या? साइन। ऐसा क्या यूज हुआ? कॉस, COS, कॉस, बस कॉस, कोसाइन नहीं, अब कॉस। तो एक साइन वर्ड आया आपके सामने, एक कॉस वर्ड आया आपके सामने, और टेंजेंट को पूरा टेंजेंट ना बोल के क्या बोल देगा? टेन। बोलेगा सर संबंध 6 को था, आपने 3 को बताया। जस्ट बताएंगे, आप केवल समझेंगे। अब देखिए साइन आया, कॉस आया, टेन आया, 3 वर्ड आया। बोलेगा इसका कोई मीनिंग? बोलेंगे अभी कोई मीनिंग नहीं है, इसका अभी कोई मीनिंग नहीं है, एक वर्ड है इंग्लिश का, साइन कॉस टेन। अब इसका मीनिंग है, अब आपको हम बताएं कि ये कहा गया, ये माना गया, जो लोग पहले बोले होंगे बस उसी को आज फॉलो करना है कि साइन के मतलब फलना, मतलब लंब और कर्ण। लंब और कर्ण, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये दोनों के बीच में कौन कौन है? ए कौन है? ए एंगल है ना, एंगल ए। तो लंब और कर्ण के बीच में कौन एंगल है? तो ए है। तो यहाँ ए है, तो लंब और कर्ण के जो रिलेशन बताता है उसको साइन कहा जाता है। वो भी फॉर्मूला भी आएगा, आपको समझा रहे हैं। तो साइन कहा गया। तो एक बीच में बोले कोई थीटा है कि नहीं, कोण है कि नहीं है? कोण के मतलब थीटा, कोण बोलने का मतलब थीटा बोलेंगे, चलेगा? चलिए। तो अब बात है कि साइन अभी तक की सब कोई इसका मैथ मीनिंग नहीं था, लेकिन अब मीनिंग हो जाएगा। यहां लगा दिए थीटा। क्या लगा दिए? थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो एक वर्ड से अब जान लिया कि अच्छा ट्रिगो में एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। बस जानना है, 3 वर्ड जानना है, जान गए। होता है 6 को, 3 को भी और बताएंगे। तो 3 वर्ड आपको आज से जानना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बोलेगा सर इसका मीनिंग क्या हुआ? तो मीनिंग अभी बताएंगे, याद भी कराएंगे। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो लंब और कर्ण के साथ जो अनुपात होता है ना, वो साइन क्या होता है? साइन में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला भी है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहां देखेंगे। तो 3 नाम आपको याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। याद रहेगा? चलिए। अब नहीं, तीनों का संबंध, तीनों को भूजे है, तो 3 का संबंध बन गया, लेकिन बनाना क्या होगा? 6 को, मतलब उल्टा। जैसे कि लंब का कर्ण के साथ, तो फिर बोला नहीं कर्ण का लंब के साथ बनाओ। तो बात एक हुआ, केवल उलट रहा है। तो अब बात आया कि अच्छा यानी उलट के, इसका मतलब आप यहां समझेंगे बहुत ध्यान से कि साइन थीटा को उल्टा जाए ना, तो उसका एक मीनिंग होता है, जिसका शॉर्ट नाम फुल नाम पूरा लिखेंगे, आप समझेंगे आराम से। देखिएगा साइन थीटा, इसका उल्टा यहां लिख देते हैं। एक बार जब लिख देंगे तो आप समझ लेंगे, उल्टा। और यहां भी लिखेंगे तो उल्टे लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे उल्टे लिखेंगे, आप समझिएगा। साइन थीटा मतलब इस साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेकेंट, सेकेंट। टेंजेंट का को टेंजेंट। ये हुआ फुल नाम। क्या हुआ? फुल नाम। फुल नाम से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, बस इसका शॉर्ट नाम लिखते हैं, आपको याद रखना है। ये उल्टा बहुत हो रहा है। तो अभी के बाद याद रखिए साइन थीटा का उल्टा कौशिक। क्या याद रखेंगे? कौशिक, कौशिक। अब फिर बोल रहे हैं थीटा रहेगा तब इसका कोई मीनिंग हुआ, नहीं तो अधूरा था। बिना थीटा के, बिना कोण के, तभी बिना कोण बिना थीटा के नहीं, इंग्लिश का एक वर्ड हो जाएगा कौशिक। और कॉस का अगला, सबका अगला 3 वर्ड लिखते हैं, देखिए 3 4 वर्ड। सेक, अब फिर बिना थीटा के अधूरा, इसलिए सेक थीटा। और कॉट है ना, टेन का उल्टा कॉटेजेंट, कोटेंजेंट, तो आपको लिखना है केवल कॉट और थीटा। अब आप थोड़ा मोड़ा समझे होंगे कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में 6 नाम जो था वो यही था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
ये तीन को सीधा नाम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन के उल्टा को क्या बोलेंगे? साइन के उल्टा को बोलेंगे कॉसेक, और कॉस के उल्टा को क्या बोलेंगे? सेक। टेन के उल्टा को क्या बोलेंगे? कॉट। उल्टा साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। ये तीन नाम हुआ ना, आपको इसी तीन को याद रखना है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा बात है, फॉर्मूला है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो देखिए, आइए देखते हैं क्या देखते हैं, देखिएगा और से। अभी आपने जाना एक होता है साइन थीटा, और इसी का उल्टा का भी नाम आप जान गए। एक होता है 2 नंबर कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन हो गया। और तीनों का उल्टा का नाम आप जान गए। साइन का उल्टा बोलेंगे क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक। टेन के उल्टा कॉट। आप इस तीनों को परिचित हैं, अभी देखे भी हैं। अब बात है कि इसका फॉर्मूला का ना, जैसे कि बोले कि लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? साइन। तो आप इसको देखेंगे, आप आराम से समझेंगे। अब आपको हम साइन थीटा लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा। तो आपको क्या ये 6 फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए अगर ट्रिगो पढ़ते। सबसे बेसिक फॉर्मूला हुआ साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। अभी आपको ट्रिक भी देंगे, लंब को पी बोलते हैं, कर्ण को एच, मतलब पी बाई एच। स्टार्टिंग इसलिए पूरा लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, मतलब बी बाई एच। टेन थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे लंब बटा में आधार। लंब मतलब पी, आधार मतलब बी, यानी पी बाई बी। चलिए ये बोलेंगे तीन फॉर्मूला तो हो गया। तो क्या ये तीनों का उलट देंगे तो क्या मिल जाएगा? ये तीनों का मतलब 6 फॉर्मूला हो जाएगा। और ये 6 याद रखना, उलटते देखिएगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, उलटिए तो ये है लंब बटा कर्ण, तो उलट जाएगा तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, मतलब कर्ण मतलब एच बाई पी। ये हो गया। कॉस को उल्टेंगे तो क्या मिल जाएगा? सेक थीटा ना। तो इसको उलट दीजिए तो ये भी हो जाएगा कर्ण बटा में आधार एच बाई बी। और तीसरा टेन के उल्टा सीओटी कॉट थीटा, ये हो जाएगा आधार बट्टा में लंब बी बाई पी। अच्छा चलिए, बोलेंगे सर ये उल्टा भी लिख दिए। अब बात आपके मन में आया होगा कि अगर तीन को पता है तो इसको केवल उलट देंगे तो तीनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। साइन को उल्टेंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को उल्टेंगे सेक मिल जाएगा, टेन को उल्टेंगे टेन कॉट मिल जाएगा। मतलब साइन के अगर फॉर्मूला याद है कभी भी तो उसको पलट देंगे तो कॉसेक का फॉर्मूला अपने से आ जाएगा। अगर कॉस का याद है तो उसको पलटेंगे तो सेक का मिल जाएगा, और टेन का याद है उसको पलटेंगे कॉट का मिल जाएगा। और फॉर्मूला लिख दिए, आप देख भी दिए। अब बात आया कि सर फॉर्मूला तो लिख दिए, अभी आपको हम साफ भी कर देंगे, लेकिन आपको याद हुआ कि नहीं ये मैंने रखता है। तो चलिए आपको याद कराते कि याद कैसे करना है। देखिए ये सब लिखने से कोई जरूरत नहीं, आप समझिए पहले इसको, आपको कैसे याद होगा जो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सही हो। उसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, हम जो बोलते हैं वो करना है। आप यहां पे एक वर्ड देखिएगा, एल एल लाल बटा के मतलब कक्का। लाल बटा कक्का एक ऐसा वर्ड है जो याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। लाल बटा कक्का क्या याद रखेंगे? लाल बटा कक्का, एल एल लाल, डबल के ए कक्का, लाल बटा कक्का। अब आपको क्या होगा इससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए कैसे समझेंगे। लाल बटे कक्का ये याद रहेगा क्योंकि एक छोटा सा रोमांटिक वर्ड है, लाल बटा कक्का याद रहेगा। अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर हम मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम भूल गए, याद कर लेंगे। अगर लाल बटा कक्का याद है तो देखिए, पहले कहती है एल, नीचे कहती है के, तो एल से लंब, के से कर्ण।
यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब को पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं। बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अब देखिएगा, अगर हम कॉस थीटा के फॉर्मूला भूल गए तो कॉस थीटा मतलब एगो ई वाला हो गया साइन के लिए, पहलू का आता है साइन के लिए, दूसर का आता है कॉस के लिए, तीसर का आता है टेन के लिए। साइन कॉस टेन स्कूटी स्कूटी एससीटी, पहला साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर टी के लिए, टेन के लिए। साइन के बाद आया था तो आप बोले लाल बटा कक्का एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण पी बटा एच हो गया। अब बात आया कॉस का, किसका बात आया? कॉस का। तो कॉस का बात आया तो मतलब बिचला मतलब ए बटा में के, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, और आधार को तो बी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, मतलब कॉस थीटा का भी फॉर्मूला आ गया ना। चलिए अब टेन थीटा का बात बोलते हैं। टेन थीटा बराबर, टेन सबसे लास्ट में एल बटा में ए, एल मतलब लंब, लंब मतलब पी, ए मतलब आधार, आधार मतलब बी। टेन का भी आ गया। अब बोलेगा सर तीनों का, तो ये तीनों को पलट दीजिए, साइन के पलटेंगे तो क्या मिलेगा? कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो फॉर्मूला को पलटिए, जो पी बटा एच ऐसे हो जाएगा एच बटा पी। बात को समझ रहे हैं? चलिए दूसरा देखिए, कॉस को पलटेंगे क्या मिलेगा? सेक थीटा। बी बाई एच है तो हो जाएगा एच बाई बी, मिल गया। टेन को पलटेंगे क्या मिलेगा? कॉट थीटा, ये बी बाई पी। इस टाइप से आपने साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट का सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग का यही फॉर्मूला होता है, और आपको इसको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है। मतलब आज का क्लास, आज का वीडियो में आपने एकदम बेसिक फॉर्मूला, बेसिक बात को सीखे। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 आएगा वीडियो, जो 2 नंबर का आएगा वीडियो, उसमें आपको छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका बहुत सारा वीडियो लाएंगे और एक से एक क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।